आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम जमाल है। यह कहानी एक ऐसे वाक़या पर है जो मेरे साथ तकरीबन 3 माह पहले पेश आया। तो बात कुछ यूँ है कि 2 साल पहले जब मैं दफ्तर में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तो मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो इस पर कोई अनजान नंबर नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हमको कौन याद कर रहा होगा, वैसे ही फिजूल कॉल होगी। खैर मैंने कॉल अटेंड की और हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मेरे कई बार हेलो हेलो कहने पर भी जब कोई जवाब ना आया तो मैंने कॉल गुस्से से बंद कर दी। मैं दोबारा अब फिर अपने काम में मसाफा हो गया। कुछ देर बाद फिर इसी नंबर से मेरे फ़ोन पर दोबारा कॉल आई और मैंने दोबारा कॉल हेलो की तो फ़ोन पर दोबारा वही रिस्पांस मिला, यानी दूसरी तरफ से कोई भी ना बोला, और फिर इसने कॉल बंद कर दी। अब मैं इस तरह की बार बार कॉल से तंग आ चुका था। एक तरफ काम का बोझ था और दूसरी तरफ इस तरह की मरतबा कॉल्स। अभी मैं दिल ही दिल में कॉल करने वाले को बुरा भला कह रहा था कि मेरे फ़ोन की दोबारा घंटी बजी। मैंने फ़ोन पर नंबर देखा तो दोबारा फिर इसी नंबर से कॉल आ रही थी। इस मर्तबा मेरा पारा आसमान पर था और मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की। मैंने कॉल करने वाले को फ़ोन पर कहा कि क्यों तंग कर रहे हो, अगर कोई काम है तो बताओ वरना यूं परेशान ना करो। मैंने यह अल्फाज कहे ही थे कि दूसरी तरफ से एक औरत की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। इसने कहा कि अब से मुझको मोहब्बत हो गई है, मैं आपको पसंद करती हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब फ़ोन के बंद होते ही सबसे पहले मेरा ख्याल अपने दोस्तों और जाने वालों की तरफ गया कि क्या यह सब कोई मजाक कर रहा है, कौन हो सकता है। अब मेरा ख्याल काम की बजाय इस फ़ोन करने वाली की तरफ था। खैर मैंने वह नंबर अपने फ़ोन में महफूज कर लिया। अब रात को जब मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेटने के लिए आया तो मैंने इस नंबर पर कॉल करने का सोचा कि देखा जाए कि कौन है और क्या चाहता है, और मैं बेड पर लेट गया और इस नंबर पर कॉल मिला दी। अब इस नंबर पर कॉल हो रही थी मगर किसी ने भी फ़ोन रिसीव ना किया। मैंने दूसरी बार दोबारा कोशिश की तो दूसरी घंटी पर ही फ़ोन रिसीव हो गया और दूसरी तरफ से किसी औरत ने जी हेलो कहा, कौन है। तो मैंने कहा आपके इस नंबर से सुबह मेरे इसी नंबर पर काफ़ी कॉल्स आ रही थी, क्या आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं, मसला क्या है। तो इस लड़की ने कहा कि इस नंबर से आपको कॉल कैसे आ सकती है, यह नंबर तो मेरे पास ही होता है और मैंने तो आपको कॉल नहीं किया। तो मैंने कहा देखिए मोहतरमा, आपका नंबर मेरे फ़ोन की रिसीव कॉल में अभी तक महफूज है, मुझे भला आपसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो वो लड़की बोली इसका मतलब है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने कहा यह तो मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। मेरे इस जवाब पर इस लड़की ने कहा अच्छा चलिए एक बार मान लेते हैं कि सुबह आपको फ़ोन में नहीं किया, अब बोले किया करेंगे, आप बात बड़ी इसने की थी। तो मैंने कहा मैंने आपको फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन आपने किया था। तो आप बोले अब क्या चाहती हैं, आपको क्या चाहिए। मेरे इस सवाल पर इस लड़की ने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसकी मैं बतौर पाकिस्तानी लड़का किसी पाकिस्तानी लड़की से उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की ऐसी तरह की बात कर सकती है। इस लड़की ने कहा मुझे अब चाहिए। मैं यह जवाब सुनकर कुछ देर चुप हो गया। फिर वो लड़की दोबारा मुझसे मुखातिब हुई और बोली कि सुबह तो तुम बड़े दावे कर रहे थे, अब क्या हुआ, क्या वह सब दावे ही थे, लगता है डर गए। यह कहने के बाद वो लड़की जोरदार काका लगाकर हंसी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की और मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। यह सुनकर वह लड़की दोबारा जोरदार तरीके से हंसी और बोली अच्छा तो देख लेते हैं। मैंने इससे पूछा तुम कहाँ पर रहती हो, तो इसने कहा अपने घर में। यह कहकर वो फिर काका लगाकर हंसी। मैंने कहा जनाब का डर लटकाना कहाँ है, तो इसने कहा यह बात छोड़ो, मैं तुम्हें कल सुबह फ़ोन करूँगी, कहाँ मिलना है। मैंने कहा ठीक है। बस फिर इस लड़की से बात करनी थी कि पूरी रात में इस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह सुबह के 4 बजे जाकर आँख लगी और ख्वाब मैं इसी लड़की के ख्याल में ही इससे बातें करता रहा। अब दिन चढ़ा और रोज की तरह मैं दफ्तर चला गया, मगर दफ्तर में अब मेरा दिल कहाँ लग रहा था। बस था तो इसी लड़की की फ़ोन का इंतजार अब एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कट रहा था। खैर मैं साथ साथ काम भी करता रहा और फ़ोन का इंतजार भी। दिन के 12 बजे होंगे कि मेरे फ़ोन की बेल बजी। तो मैंने डिस्प्ले पर देखा तो इसी लड़की के नंबर से मुझे फ़ोन आ रही थी।
मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया तो वही रात वाली लड़की ने मुझे सलाम किया और हाल पूछने के बाद पूछा कि इसने कहीं मुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सुबह से तुम्हारी ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मेरी यह बात सुनकर वो काका लगाकर हंसी। फिर मैंने पूछा क्या प्रोग्राम है जनाब का? तो इसने कहा तुम दिखा सकते हो क्या? सुबह के 3 बजे तक मेरा डिक्मी बंगला है, बस तुम यहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर लो इसी नंबर पर। मैंने कहा ओके, मैं पूरे सुबह के 3 बजे तुम्हारे पास हूँ। फिर मैंने जल्दी से दफ्तर का काम मुकम्मल किया और 3:30 बजे दफ्तर से निकल पड़ा और तकरीबन पूरे टाइम पर मैं इसकी बताई गई डिक के ब्लॉक में था। मैंने इसके दिए हुए नंबर पर फ़ोन किया तो इसने कहा तुम वहीं रहो, मैं आती हूँ। अब मैं कायालोम में इसका खाका बना रहा था कि वह ऐसी होगी वह वैसी होगी। अभी मैं उन्हीं कायालोम में था कि मेरे पास नई कॉक लाकर रुकी। इसमें बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। अब मैं दुआ कर रहा था कि काश यह वही लालकी हो जिससे मुझे आज मिलना है। इस लालकी ने भी मेरी तरफ 1-2 बार देखा और गाड़ी में बैठे हुए ही बैग से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिलाने लगी। इसने जैसे ही फ़ोन कान को लगाया मेरे फ़ोन पर इसी नंबर से बेल हुई। मैंने फ़ोन उठाया तो इस लड़की ने भी मुझे पहचान लिया और गाड़ी में बैठे हुए ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इसने फ़ोन पर मुझे कहा जाओ यह मैं ही हूँ और मैं इसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसने पेंट शर्ट पहन रखी थी और इसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझसे मुखातिब हुई और बोली कि जी जनाब, सुना है तुम दोस्ती के बड़े पक्के हो। मैंने कहा तुमको कोई शक है? तो वह मुस्कुराने लगी। फिर उसकी गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुक गई। एक मल्म ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे लेकर बंगला के अंदर आ गई। उसका बंगला बहुत शानदार था। इसने गाड़ी बंगला के अंदर पार्क की और मुझे लेकर टीवी लोका में आ गई। साथ साथ कहने लगी मुझे बिनलफे पसंद है। अब कहने की बजाय अब बस हम एक दूसरे के लिए तुम होंगे। मुझे क्या एतराज हो सकता था। इसने मुझे टीवी ऑन करके दिया और मुझे कहा कि वह 1 मिनट में आती है। अब मैं सोच रहा था कि वह लगता है फ्रेश होने गई है। मैं सच बताऊं, मेरा टीवी की तरफ बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मैं तो इस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। फिर उसकी मल्मा मेरे सामने फ्रूट और दूसरी काई पाई की चीज़ें रखकर चली गई। मैंने उनमें से एक सेब उठाया और इसे खाने लगा। इसी दौरान वह लड़की भी बाहर आ गई। इसने मुझे कहा और लीजिए, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ देर पहले ही खाना खाया है इसलिए इतनी भूख नहीं है। फिर इसने कहा आइए मैं तुमको अपना बेडरूम दिखाती हूँ और वह मुझे साथ लेकर अपने बेडरूम में चली गई। इसका बेडरूम भी बहुत शानदार था। अंदर से पहले से आम था। इसने मुझे बेड पर बिठाया और खुद ही कमरा लॉक कर दिया। वह मेरे पास इसी बेड पर बैठ गई और बोली कि तुमने अपना नाम भी नहीं बताया और ना ही मेरा नाम पूछा है। तो मैंने कहा मेरा नाम जमाल है। तो इसने कहा मेरा नाम फिरदौस है। मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है आपका। तो इसने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारा भी नाम बहुत प्यारा है। इसकी बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। फिरदौस ने मुझे कहा कि तुम सोच रहे होंगे कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भला मैं तुमको अपने साथ क्यों यहाँ लाई हूँ? मैंने कहा हूँ मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बंगले के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो इसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और यह बंगला मेरे शौहर का है जो कि अमेरिका में रहते हैं। 3 साल पहले उन्होंने वहीं किसी लड़की से शादी कर ली। मैं सुकून के साथ इस हसीना के पास बैठ चुका था और मुझे इसको देख के अब इसके बारे में जानने का बहुत शौक था। ना जाने वह कौन थी, मेरे साथ किया गेम प्लान करके बैठी थी। मुझे कई तरह के वहम भी आए थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि मुझे इस पर एतमाद करना चाहिए, अंधा एतमाद। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। बात कहाँ तक जाती है, और यहाँ तक तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ था और मजीद आगे क्या होने जा रहा था पता नहीं था। अब मैं इसके पास बुत बना बैठा हुआ था और वहीं गोया हुई 2 साल पहले उनका यहाँ पाकिस्तान चक्कर लगा था। अपने शौहर के बारे में वह अब भी कड़ा एहतराम वाले लफ्ज बोल रही थी, लेकिन अंदर से शौहर से बददिल हो चुकी थी। इसका शौहर वाकई संगदिल मर्द था जो इस तरह की खूबसूरत लड़की को छोड़कर दूसरी के चक्कर में उलझा हुआ था। वह कहने लगी मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मुझे यहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, मगर मेरे नसीब में शौहर का प्यार नहीं है। इस बात के साथ ही मुझे ये लगा वह रोने जा रही है। मैंने सोचा वह रो दे तो इसके लिए अच्छा होगा, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, वरना गाट गाटा के मर जाएगी। हर औरत के लिए मर्द का प्यार बहुत ज़रूरी है। इसने कहा इस दिन मैंने जब तुमको फ़ोन किया तो इससे पहले मेरे शौहर से बात हुई थी जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। और इस वक्त जब इसे मैंने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान ना आए तो तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ लड़कों के साथ बात कर लूँगी।
तो इसने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि जितनी मर्जी बातें कर लो। यह बोलकर उसने फ़ोन काट कर दिया और मैंने गुस्से में तुमको ऑकनी नंबर डायल कर दिया। तुमने इस दिन मुझे कहा कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। बस तुम्हारे वो अल्फाज मेरे दिमाग में थे। मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैंने फिरदौस की कहानी सुनी तो मैं चौंक गया क्योंकि यह तो रास्ता ही बिल्कुल साफ था। मैंने कहा अब मेरी आपसे दोस्ती पकी है। अब जब कहोगी मैं आपसे मिलने आऊँगा। फिर इससे बहुत सारी बातें की। इसने भी मुझे बहुत हंसाया। तकरीबन रात दिन के 10 बजे के करीब वापस आया। मैंने इसकी बहुत सी मिन्नत करने के बाद इससे महंगा गिफ्ट लिया। क्या आप यकीन करेंगे इस औरत ने मुझ बेघर को एक 5 मरले का डबल सटवाई लाहौर में नया घर लेकर दिया है जो मेरे नाम है। मुझे इस औरत पर हैरत है। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ जैसे लाखों नौजवान फिरते हैं। बस किस्मत से नया घर मुझे मिलना था, वरना अगले मामा मालिक मकान का हटमी नोटिस मुझे मिल चुका था। और मैं हर रोज परेशान रहता था। वह मेरे बुरे वक्त की साथी है। ना जाने क्यों मुझे इसके साथ चैटिंग करना अच्छा नहीं लगता। अब भी 1-2 हफ्ता में एक बार मेरी फिरदौस से मुलाकात जरूर होती है और हम खूब हंसते हैं, बातें करते हैं। फिरदौस के दिए हुए इस घर और सुकून ने मेरी जिंदगी तो बदल दी थी, लेकिन मैं देख रहा था कि फिरदौस खुद अंदर से खाली होती जा रही थी। दिख के इस आलीशान बंगले में खामोशी का राज था जो इसे काट खाने को दौड़ता था। एक दिन बटूम में इसने कहा, जमाल मेरा दिल चाहता है मैं ऐसी जगह जाऊं जहां दीवारें ना हो, जहां सांस लेने में सुकून मिले। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चलूं मेरे घर, वहां दीवारें तो कच्ची है लेकिन रिश्तों की बूंदीडम बहुत पकी है। पहले तो वह हिचकिचा, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तय पाया कि अगले इतवार हम मेरे गांव चक 45 जाएंगे। इतवार की सुबह जब इसकी चमकीली प्राडो मेरे गांव की टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती हुई दाखिल हुई तो खेतों में काम करते लोग सीधे होकर देखने लगे। मैं ड्राइविंग सीट पर था और फिरदौस साथ बैठी खिड़की से बाहर सरसों के पीले फूलों को ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने इसे दुनिया का 7वां अजूबा देखा हो। जैसे ही गाड़ी मेरे पुराने आबा आई घर के बाहर रुकी, धूल का एक बादल उड़ा। घर के बाहर नीम के डाकाटा के नीचे मेरा कजिन शौकत मुनमिस्क दबाए खड़ा था। गाड़ी देखकर उसकी आंखें बाहर को आ गई। शौकत गांव का वह हायाना मौला किरदार था जो पूरे गांव की खबर रखता था और जिसकी ऊंची आवाज दूसरे गांव तक जाती थी। मैंने गाड़ी से उतरकर इसे आवाज दी, ओ शौकत, मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। शौकत भागता हुआ आया और मुझे गिले लगा लिया। ओ जमाल तो बड़ा अफसर लग रहा है यार। और यह, इसकी नज़र गाड़ी से उतरती हुई फिरदौस पर पड़ी तो वह टाइट कर रुक गया। फिरदौस ने सादा शलवार कमीज पहनी थी और सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, लेकिन इसकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि शौकत जैसा मुनापाटा भी चुंक गया। यह हमारी मेहमान है फिरदौस बीबी, मैंने टापा करवाया। शौकत ने फौरन सर झुकाकर देहाती अंदाज में सलाम किया और कहा, बाजी आपने हमारे गरीब खाने पर कदम रखा। हमारे तो भाग जाग गए। घर के अंदर मेरी बड़ी पाऊपा, जिन्हें हम बेबे कहते थे, पहले ही हुक्का गिलगिल रही थी। फिरदौस को देखकर उन्होंने हुक्का एक तरफ रखा और इसे सीने से लगा लिया। फिरदौस, जो शायद यह टपकू कर रही थी कि अमियाडे समझकर लोग इससे फासला रखेंगे, इस अब्स्काटा मोहब्बत पर हैरान रह गई। बेबे ने फौरन आवाज लगाई, आओ देखो जुबैदा मेहमान आए हैं, जल्दी से लस्सी बना और ताज़ा मक्खन ला। दोपहर का खाना हमने सहमे कायम पर बैठकर खाया। साग मकई की रोटी और मिट्टी के प्यालों में लस्सी में डर रहा था कि फिरदौस यह सब कैसे खागे, लेकिन मैंने देखा कि वह बड़े शौक से नावल बना रही थी। खाने के बाद शौकत हमें गांव की सैर कराने ले गया। शौकत का सीना पाका से फूला हुआ था कि शहर की इतनी बड़ी मैडम उसके साथ चल रही है। हम चलते चलते नहर के किनारे पहुंच गए, जहां बरगद का एक बहुत पुराना डाकाटा था। वहां गांव के बुजुर्ग बाबा नूर बैठे थे। बाबा नूर गांव के वह बुजुर्ग थे जिनकी उम्र का किसी को पता नहीं था। बस सब जानते थे कि यह तब से यही है जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। शौकत ने बाबा जी को आवाज दी, बाबा जी देखो शहर से मेहमान आए हैं, कोई पुरानी कहानी तो सुनाओ। बाबा नूर ने अपनी कमजोर आंखों से फिरदौस को देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कंपती आवाज में कहा, बीबी शहर में घड़ियां बहुत है पर वक्त किसी के पास नहीं। हमारे गांव में घड़ी किसी के पास नहीं पर वक्त ही वक्त है। फिरदौस वहीं कच्ची जमीन पर बाबा जी के पास बैठ गई। बाबा जी सुकून कहाँ मिलता है? इसने धीमी आवाज में पूछा। बाबा नूर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फिर दिल की तरफ इशारा किया। सुकून ही रानी ख्वाहिशी मारने में है। शहर वाले ख्वाहिश के पीछे भागते हैं, हम गांव वाले सब्र के साथ बैठते हैं।
जो मिल गया इस पर शुक्र, जो ना मिला उसका सब्र, यही जिंदगी है। फिरदौस ने यह सुना तो इसकी आंखों में नमी आ गई। शायद वह यही सुनने आई थी। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और परिंदे वापस घोंसलों की तरफ जा रहे थे, हम ट्यूबवेल के पास खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी कि शौकत खेतों में गिने तोड़ रहा था ताकि फिरदौस अपने साथ ले जा सके। फिरदौस ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ मुड़कर बोली, जमाल, पता है तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? मैंने हैरत से पूछा, क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है। इसने शौकत की तरफ इशारा किया जो दूर से हमें हाथ हिला रहा था और फिर घर की तरफ इशारा किया जहां से धाऊ की लकीर उठ रही थी। बोली, यह लोग, यह मिट्टी की खुशबू, यह ईंटा। जमाल, मेरे बंगले में कीमती फानूस तो है लेकिन रोशनी नहीं है। यहाँ लालटेन की रोशनी में भी चेहरे चमकते हैं। काश मैं यह सब खरीद सकती। वापसी पर शौकत ने गाड़ी की डगनसाग और देसी घी के डब्बों से भर दी। वो गाड़ी के शीशे तक आया और फिरदौस से बोला, बाजी, जब भी शहर का शोर कानों में चुभे यहाँ जाना, यह गम आपका ही महका है। फिरदौस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जब हम वापस शहर की तरफ रवाना थे तो गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी उदास नहीं थी, पुरसकून